तो आज का हमारा टॉपिक है ओटोजेनिक ड्रेनेज। क्या टॉपिक है हमारा? ओटोजेनिक ड्रेनेज। ठीक है। तो फिर सर ये स्लाइड हमने पीटी इन क्लियरिंग सीक्रेशन क्यों खोल के रखी है? आना चाहिए ना। टॉपिक ओटोजेनिक ड्रेनेज है तो पीटी मतलब फिजियोथेरेपी। ठीक है ना। ये जब भी ये पीटी वर्ड आएगा इतना बड़ा तो वो पीटी होता है, फिजियोथेरेपी ऑफिशियली होता है। और कब कहीं पर ऐसा लिखा हो ना ये वाला स्मॉल टी, तो ये हमेशा होता है पेशेंट के लिए। ठीक है ना। और जब ये कैपिटल टी है तो ये हमेशा होता है फिजियोथेरेपी के लिए। अब सबसे पहले यही आ रहा है कि सर पीटी इन क्लियरिंग सिक्रेशन क्यों की स्लाइड खोल रखी है? क्योंकि देखो नाम में ही समझ आ रहा है, फिजियोथेरेपी इन क्लियरिंग सिक्रेशन। हमको क्या क्लियर करना है? सीक्रेशन। एक तरीके की अभी हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पीटी इन क्लियरिंग सीक्रेशन। एग्जाम में जनरली आते ना तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम, जैसे हम पढ़ेंगे ओटोजेनिक ड्रेनेज, पोस्चरल ड्रेनेज पढ़ेंगे हम। ठीक है। एसीबीटी पढ़ेंगे, एफईटी पढ़ेंगे, एफईटी एसीबीटी के अंदर ही आता है। वाइब्रेशन पढ़ेंगे, परकशन पढ़ेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। टॉपिक ये सारे टॉपिक्स क्या है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं सिक्रेशन को क्लियर करने के लिए। अभी आपको दिमाग लगाना है कि आपको किस पेशेंट पे कौन सी टेक्निक लगानी है, किससे करना है ना। सिंपल ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक ही चीज पढ़ ले और उसी से हर पेशेंट में सिक्रेशन क्लियर हो जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? जब पढ़ोगे तब समझ आएगा। तो हर पेशेंट के लिए अलग अलग, तो हमें सब कुछ पढ़ना है। तो अभी हमारी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है फॉर क्लियरिंग सीक्रेशन। क्लियर? तो उसके अंदर आज हम पहली पढ़ेंगे ओटोजेनिक ड्रेनेज। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम जैसे हमने डिसीज पढ़ी पीटी इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस। अब ऑब्स्ट्रक्टिव में म्यूकस बनता है तो वहां पर सिक्रेशन क्लियर करना है, तो वहां मैं आपको थोड़ा समझाने बैठूंगा कि अच्छा ओटोजेनिक ड्रेनेज। वहां तो मैं नाम डाल दूंगा कि क्या करोगे कि इसमें ओटोजेनिक ड्रेनेज करा दो। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। एग्जाम में अगर कोई और टॉपिक आता है तो वहां ऑटोजेनिक ड्रेनेज तो ना समझाओगे। ऑटोजेनिक ड्रेनेज कब समझाना बैठने पड़ेगा? जब सीधे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज ऑटोजेनिक ड्रेनेज, तो या फिर कि एक क्वेश्चन ऐसा बहुत नियर टू नेग्लिजिबल आता है लेकिन आता है कि पूरा ही आ जाए पीटी इन क्लियर सिक्रेशन, वहां पर फिर तो आपके पास जो 7-8 टेक्निक है। और ये फिर बड़े मार्क्स में ही आता है, 14 मार्क्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। वहां तो फिर ऐसा रहता है कि ऑटोजेनिक ड्रेनेज के जो डेफिनेशन हाईलाइट है वो सिर्फ एक पेज में कर दो, पोस्टल ड्रेनेज का एक में कर दो। इस तरीके से आपको सारी टेक्निक एक पेज में लिखनी पड़ जाती है क्योंकि 14 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आपको 7 से 8 पेज में निपटाना होता है। तो 8 ही टेक्निक होती है, करिए तो सबको एक पेज में। वरना कहो अकेला 14 मार्क्स में ऑटोजेनिक ड्रेनेज ही आ जाए, सिर्फ ऑटोजेनिक ड्रेनेज, तो हम उसको तो उस लेवल तक पढ़ना है हमें। हर टेक्निक को हमें इस लेवल में पढ़ना है कि कोई भी टॉपिक हम ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ते ना, हमने आज तक पढ़ा है कि जो 14 मार्क्स यानी सबसे हाईएस्ट मार्क्स में आए और फिर अभी हम उसे ना लिख पाए। ठीक है। तो हमें उसी तरीके से इसको पढ़ते हुए चलना है। एग्जाम के पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट, पीटी के पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो क्या मतलब होता है क्लियरिंग सिक्रेशंस का? बेसिक बात है कि हमारे सिक्रेशंस को क्लियर करना है। कहां से क्लियर करना है? सब्जेक्ट क्या चल रहा है? कार्डियोथोरेसिक फिजियोथेरेपी इन कार्डियोथोरेसिक। यानी जितनी भी जो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लंग्स की प्रॉब्लम है, उनके अंदर हमें पीटी लगानी है। तो उसी का आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं ओटोजेनिक ड्रेनेज। यानी सीधी सी बात है, सिक्रेशन कहां बनते हैं? लंग्स के अंदर बनते हैं। हम कोई भी चीज हो, कोविड हुआ था, कोई भी लंग्स की प्रॉब्लम हो, सिक्रेशन तो बनते ही है। सिक्रेशन मतलब क्या? म्यूकस, स्प्यूटम अंदर बनता है। कितना? नॉर्मली भी हमारे भी बनता है। कभी कभी आपको भी जुकाम हुआ होगा तो कफ आ जाता है, होता है कि नहीं क्लियर? लेकिन हम में इतनी पावर है कि हम उसे क्लियर कर लेते हैं। या फिर कहिए इतनी कम क्वांटिटी में बनता है कि हम उसे क्लियर आउट कर देते हैं। लेकिन जुकाम ज्यादा हो जाए फिर कर पाते हो नहीं? फिर क्या करते हो कि सर नेबुलाइजर यानी स्टीम लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं? म्यूकस को डायलेट करते हैं, पिघलाते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखो हीट का एक ही काम है, हर चीज को डायलेट करना। चाहे वो आप पीटी में किसी की मसल्स पे लगा रहे हो हीट या कहीं भी कर रहे हो, हमेशा एक ही लॉजिक, हर एक लॉजिक हर जगह वही चलता है। अगर लॉजिक दो जगह बदल रहा है इसका मतलब आपका लॉजिक गलत है। हमेशा याद रखना, लॉजिक हर जगह एक ही लगना चाहिए। तो हीट क्या करती है? किसी भी चीज को डायलेट करती है, पिघलाती है। तो वही वो म्यूकस को करके हम उसको क्लियर कर लेते हैं, थिक हो जाते हैं नॉर्मल लाइफ में। लेकिन अब जो लोग हैं जिनको बड़ी डिसीजेस हो गई हैं, सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल बेड रिडन है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट है जिनमें इतनी पावर नहीं है उनके लंग्स में कि वो सिक्रेशन को क्लियर कर दे। क्योंकि हमारे लंग्स में तो इतनी पावर है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतनी पावर है कि म्यूकस आया वो उसको एक्सप्लोडेड आउट करा देती है। पावर लगा के हम क्या हैवी कफ करते हैं सारा म्यूकस बाहर। लेकिन जिनके लंग्स ही वीक हो गए हों, सर सबसे बढ़िया एग्जांपल कोविड में क्या हो गए थे? लंग्स ही इतने वीक हो गए।
अब अंदर आपके लंग्स, अब आपको इतनी पावर, देखो म्यूकस तो बन ही रहा था, लेकिन लंग्स की पावर खत्म हो गई तो म्यूकस सीक्रेट आउट हो ही नहीं रहा, तो सारा अंदर भर रहा है, यानी आप वैसे ही सांस नहीं ले पा रहे, और ये म्यूकस ये सब क्या करता है, आपकी ईयरवे को और ब्लॉक कर देता है। हमने ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज पढ़ी, रेस्ट्रिक्टिव पढ़ी। ऑब्स्ट्रक्टिव में हमने बहुत सारी डिसीज पढ़ी। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता था, दो चीजें होती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जिल जो डिसीजेस में एक्सपायर करने में प्रॉब्लम आई, यानी सांस छोड़ने में, उसको बोलते थे ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस। उसके अंदर हमने बहुत सारी चार पढ़ी थी मेजर, अस्थमा, ब्रोंकियोटेसिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ी थी, और एम्फाइजिमा। ये चारों हमने पढ़ी। ये चारों क्या है, कौन सी डिसीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव। इन चारों में सांस छोड़ने में प्रॉब्लम आती है। फिर एक होती है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम आई सर, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव। जैसे एग्जांपल कोविड, एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, निमोनिया, ये सब क्या है, इनमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो चाहे लेने में आए या छोड़ने में आए, म्यूकस तो सब में ही बन रहा है। म्यूकस तो नॉर्मली हमारी आप सबकी बॉडी में बन रहा है, लेकिन हमारे लंग्स में इतनी पावर है कि हम उसको आउट कर देते हैं। उन लोगों में क्या हो रहा है, अब देखो एक डिसीज हो गई, इससे क्या होगा कि म्यूकस एबनॉर्मली बहुत ज्यादा बनने लग गया, प्लस लंग्स की पावर गिर गई, तो उसको बाहर भी नहीं निकाल पा रहे। तो वो म्यूकस कर क्या रहा है, आपकी ब्रोंकाई। आप जानते हो हमारे लंग किस तरीके से बने हुए होते हैं, सबसे पहले आप जानते हो ब्रोंकाइस होती है किस तरीके से। ये हम जैसे हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया कन्वर्ट इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई इन राइट टू लेफ्ट लंग, प्राइमरी ब्रोंकाई देन कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई देन कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई। इस तरीके से होता है पिगड़ का। टर्शियरी ब्रोंकाई देन कन्वर्टेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, बिल्कुल लास्ट का, और ब्रोंक्यूल्स अटैच्ड टू द एल्वुलाई दैट वी कॉल्ड एज एयर सैक, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वुलाई के अंदर। बेसिक फर्स्ट ईयर है ना, 11th-12th, जहां पर गैसियस एक्सचेंज आपका होता है। फिर सर ये क्या है, ये ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई ये क्या है, ये ईयर पाथवे है। ये ईयर को आपने सांस ली, यहीं से तो अंदर जाएगी, कहां पर, एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई पे गैसेस एक्सचेंज होगा, क्या होगा कि एल्वुलाई ऑक्सीजन को ले लेंगी और CO2 को आपको दे देंगे, और फिर आप CO2 इसके ट्रेवल ला के बाहर छोड़ दोगे। तो ब्रोंकाई क्या है, ईयर वेस है, और जबकि ये एल्वुलाई क्या है, ईयर सैक है। तो जो म्यूकस बनता है, जो स्प्यूटम बनता है, वो आपके ईयर वेस में बनता है, आपके ब्रोंकाइस में बनता है। और आपका ब्रोंकाई क्या है, इट्स अ ईयर वे। अगर आप, ये आपकी ब्रोंकाई है और यहाँ पर अगर ये म्यूकस बन गया, ये म्यूकस बन गया, तो अब क्या होगा, उसने आपकी ईयर को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आप सांस नहीं ले पाओगे। तो हमारा काम क्या है, इसको करना। अब जो पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं, बिल्कुल जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, हमने ट्रैकियल सक्शनिंग पढ़ी थी, जिसमें ट्रैकियोस्टोमी क्या करते थे, ट्रैकियोस्टोमी ट्रैकिया में होल करके अगर डालते तो वहां से फिर हम ट्रैकियल सक्शनिंग कर लेते थे, पाइप डाल के पूरा सक्शन करके म्यूकस निकाल लेते हैं। लेकिन वो इतना इजी प्रोसेस है, कितना खतरनाक प्रोसेस है। लेकिन जो लोग होश में, आईसीयू पे नहीं है, नॉर्मली वार्ड में बैठे हुए, कोविड हो गया था हमने, तो उनका क्या होगा, या फिर पोस्ट कोविड फेज में जिनको प्रॉब्लम आ रही, तो वो सब कैसे ठीक होंगे, पीटी के द्वारा। हर किसी में तो ना ट्रैकियल सक्शनिंग कर दोगे, ट्रैकियल सक्शनिंग इज एडवांस्ड फेज और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेज होती है, वो तो वहां यूज करते हैं, और यहाँ पर आपकी पीटी एक तरीके से काम नहीं आ रही है। फिर सबसे अच्छा वर्ड बोलो कि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, तो वहां पर आप फिर पीटी चाह के भी नहीं करा पाओगे। कौन सी वाली, जहां पर पेशेंट का खुद का डायरेक्टली रोल हो। तो ये सब जो मैंने आपकी एक तरीके से क्या बनाई है, हिंदी में बोले तो भूमिका बोलते हैं, या फिर एक तरीके से जो भी वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक तरीके से प्रेजेंटेशन, जो मैंने अभी आपको इतना सब कुछ समझा, इसीलिए समझा कि दिमाग में आना चाहिए कि हमें यही क्यों करना है। हम मन में क्वेश्चन आता है कि ट्रैकियल सक्शनिंग करके क्लियर कर सकते हैं, फिर ये क्यों, ठीक है ना। तो हमको सीक्रेशन क्लियर करने हैं, फिर वो कोई भी डिसीज हो। और आप मान लो लंग्स की कोई भी डिसीज हो रही है, तो उसमें सीक्रेशन तो बनेंगे, क्योंकि सीक्रेशन इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, और वो थोड़ी बहुत तो बिगड़ती है, कोई भी वो बिगड़ेगी। प्लस सबसे बड़ी चीज है आपके कोई भी लंग की डिसीज हो तो लंग तो अफेक्ट होंगे, उनकी पावर तो गिरेगी, पावर गिरी तो उनको आप सीक्रेट आउट नहीं कर पाओगे। तो वहीं पर हमें टेक्निक्स यूज करके हमें क्या करना है, सीक्रेशंस को बाहर निकालना है। तो हमारा अब यही मकसद रहेगा कि वो सीक्रेशंस को हम कैसे करके उनको हम बाहर निकालें, ठीक है। तो आज हम उनमें से सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ओटोजेनिक ड्रेनेज। अलग अलग टेक्निक्स पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर्स में। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं ओटोजेनिक ड्रेनेज, ठीक है। व्हाट इज ओटोजेनिक ड्रेनेज, ओटोजेनिक ड्रेनेज क्या होता है। नाम से क्या समझ आ रहा है, ओटोजेनिक ड्रेनेज नाम से क्या समझ आ रहा है। ओटो का मतलब क्या होता है, खुद से,
ऑटो ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद से, यानी इसमें जो भी चीज हो रही है, इसमें जो भी रोल है वो किसका रोल है? पेशेंट का। ठीक है ना। ऑटोजेनिक का मतलब ये हमेशा जानते हो कि पेशेंट खुद कर रहा है, खुद के द्वारा। और ड्रेनेज का मतलब तो होता है ड्रेन करना, बाहर निकालना, किसको? सीक्रेशन को। तो ऑटोजेनिक ड्रेनेज सबसे बड़ी चीज, यानी ये माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई। सर हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि पेशेंट पहले तो कंप्लीटली कॉन्शियस हो। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपको टर्मिनोलॉजी से समझ आएंगी कि पेशेंट आपको किस लेवल पर होना चाहिए, तब आप उसको ऑटोजेनिक ड्रेनेज करा सकते हो। नहीं वरना सिर्फ सब में ही ऑटोजेनिक ड्रेनेज लगा दो तो आपको इसके वो भी समझ आएंगे कि इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, प्लस ये किस लेवल तक काम करेगी। क्लियर। तो हम ऑटो ड्रेनेज, अब यहां से हम इसको शुरू करते हैं। क्या होता है ऑटोजेनिक ड्रेनेज? नाम से समझ आ रहा है कि सर खुद के द्वारा। तो डेफिनेशन क्या है, इसको हम बड़े में पढ़ेंगे। 2 मार्क्स में डेफिनेशन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है सिर्फ डेफिनेशन, 8 मार्क्स में आता है। हम 14 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। 8 मार्क्स में आएगा, आपको शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा, 14 में आएगा पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑटोजेनिक ड्रेनेज इज अ ब्रीथिंग टेक्निक, और सारी ब्रीथिंग टेक्निक होंगी। हम बहुत सारी ब्रीथिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे जो आपको सिक्रेशन क्लियर करने में, एसीबीटी एफईटी सिक्रेशन क्लियर करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है। पोस्चरल ड्रेनेज वो पोस्चर टेक्निक होगी। ये सांस, इसका नाम है नहीं है कैसा था, ये ब्रीथिंग टेक्निक है, यानी इसमें आप पेशेंट को कोई एक ब्रीथिंग का टेक्निक सिखाओगे, यानी डिफरेंट ब्रीथिंग और पैटर्न सिखाओगे, जिससे उसका जो अंदर का सिक्रेशन है वो क्लियर आउट हो सके। ठीक है। यानी ऑटोजेनिक ड्रेनेज इज अ ब्रीथिंग टेक्निक दैट यूज कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। इसे यूज कर रहे हैं वो, इसका 2 फायदे हैं, ये याद रखना। ये ऑटोजेनिक ड्रेनेज दे 2 फायदे होते हैं, एक तो इसको कंट्रोल्ड ब्रीथिंग, दूसरा मिनिमल कफिंग। इस टेक्निक के 2 फायदे क्या है कि ये कंट्रोल्ड ब्रीथिंग होती है, आपको बहुत ज्यादा एक्सर्शन या बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती ऑटोजेनेटेड ड्रेनेज परफॉर्म करने के लिए। जब मैं बताऊंगा इसके स्टेप तो आपको समझ आएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे कि इसमें ये बहुत कंट्रोल्ड ब्रीथिंग टेक्निक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और जब आप देखो किसी भी चीजों, बेसिक बच्चों जैसी बात है, कभी भी आपको स्प्यूटम म्यूकस आता है तो वो कैसे बाहर निकालते हो? कफ करके। एकदम बोलते ना, हिंदी में बोलते ऐसे करके कफ करके पूरा बाहर, वो क्या होता है? कफिंग ही तो होती है, उसी से तो निकालते। तो इसमें सीधी बात है, कोई भी टेक्निक हो, कफ अगर बाहर निकालना है तो कफिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो इसमें जो कफिंग यूज होती है वो मिनिमल कफिंग के साथ निकल जाता है, ज्यादा कफ नहीं करना पड़ता है। यानी जो पेशेंट हॉस्पिटल में है या फिर जिनके लंग्स पहली वीक है, जिनमें पावर नहीं है, तो उन्हें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। जो पूरे होशो आवाज में है, उन्हें सब समझ आ रहा है, जैसे सबसे अच्छी पोस्ट कोविड फेज में बहुत अच्छा था। या फिर हॉस्पिटल में कोई बीमार है या रेस्पिरेटरी के बाद आईसीयू से वार्ड में आया है, जो पूरा होश में है, जिसके लंग्स फिर भी इतने काम कर रहे हैं, वो आपकी सब बातें समझ रहा है, और उसको कोई मशीन नहीं लगवानी है, कुछ नहीं करना, खुद से ही क्लियर करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है ना। तो कैसे? ये 2 चीजें समझ आएंगी, एक तो ये कंट्रोल्ड ब्रीथिंग है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कोई एक्सर्शन ज्यादा लग रहा, मिनिमल कफिंग में ये आपका सिक्रेशन बाहर निकाल देता है। ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पहली चीज जिनके लंग्स वीक है वो कर भी नहीं पाएंगे, है ना, सीधी बात है। और दूसरी, अगर वो कर भी लेगा तो बंदा एक बार कर लेगा, दूसरी बार फिर जैसे ही उसने ज्यादा एक्सर्शन करके आपने कफिंग करा भी दी, उसके बाद उसको प्रॉब्लम आ गई तो क्या करोगे? तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये एक बार चलो ताकत लगा के कर भी लेगा, उसके बाद एकदम गिर गया बेड पे, फिर क्या करोगे आप? तो इसमें इसका ये फायदा है कि मिनिमल कफिंग के साथ, तो आप इसमें उन पेशेंट में जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप उनमें उनके साथ चांसेस ले सकते हो। ठीक है। टू क्लियर सीक्रेशन फ्रॉम पेशेंट चेस्ट। और क्या? यानी ऑटोजेनिक ड्रेनेज इज अ ब्रीथिंग टेक्निक दैट यूज एक्सपिरेटरी एयर फ्लो टू मोबिलाइज ब्रोंकियल सीक्रेशन। क्या बोल रहे हैं? सांस छोड़ने की जो टेक्निक है उसको यूज करते हैं आपके ब्रोंकियल सिक्रेशन को मोबिलाइज करने के लिए। सिंपल सी लैंग्वेज, ये आपकी ब्रोंकाइस है, मैंने कहा था इसके अंदर मान के चलो ये सीक्रेट, अब मैं पूरे नहीं बनाऊंगा प्राइमरी सेट से, मैं एक ही बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ये आपके सीक्रेशन यहाँ पर है। ये किस पे काम करती है? एक्सपायरेशन। आप सांस छोड़ते हो तो अंदर से पावर लगाते हो, कभी सांस छोड़ी है ना, सांस छोड़ के देखो ताकत से। अब इसमें ध्यान रखना, ये कुछ दिन तो आपको ना पीटी ये खुद से करना है, वरना कभी नहीं सीख पाओगे। और ऑटोजेनिक ड्रेनेज तो कभी नहीं सीख पाओगे, ना ऑटो ना एसीबीटी कुछ नहीं। तो ऑटोजेनिक ड्रेनेज सीखना है तो खुद से परफॉर्म करते चलो, जो मैं कहता चल रहा हूँ अच्छे से। सांस छोड़ो पूरी पावर से। तो जैसे ही सांस छोड़ते हो तो क्या होता है? आपके लंग्स के अंदर क्या एयर भरी हुई है, ईयर सैक के अंदर एयर भरी हुई है। जब वो पूरी पावर से एयर बाहर निकलती है
तो वो क्या करती है, आपके सीक्रेशन से क्या करती है, टकराती है और उसको भी अपने साथ खींच के लेने क्या करती है, खींच के लेके बाहर आने लग जाती है। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैंने क्या करा, अब मैं बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। तो हमने जो मैंने एक्सपायर करा, इससे हुआ क्या कि मेरे जो अंदर सीक्रेशन है, अब ये इतने स्ट्रिक्ट तो है नहीं कि, या फिर क्या करते हैं कभी कभी इनको लूज करने के लिए हम पहले स्टीम दे दो, है ना, या फिर कुछ ऐसे ड्रग्स आते हैं जो क्या कर देते हैं इसको, जो इसको थोड़ा विस्कस बना देते हो, तो ऐसा लिक्विडिफिकेशन में कर देते हैं तो इजीली बाहर आ जाता है। तो वो जो ईयर अंदर से आएगी जब एक्सपायर करोगे, जो आपने पहले अंदर खींची थी फिर वो अंदर से बाहर आएगी, तो वो सीक्रेशन को क्या करेगी, अपने साथ पुल आउट कर लाएगी। आप जब भी, अगर आपने नॉर्मली जुकाम हुआ है और आपने कभी म्यूकस आया है, तो आप भी क्या करते हो, अपने, तो क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि अंदर से ईयर आए और वो अपने साथ सीक्रेशंस को बाहर लेके आ जाए। जो सिंपल टेक्निक्स करते हो ना, इसी का ये एडवांस वर्जन है, जो आप हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं ना, उसी का बस ये एडवांस वर्जन है, आप इतना समझ लो, है ना। ऐसा ऑटोजेनेटिक है एडवांस वर्जन, जो हम अब तक बचपन से सीखते आ रहे हैं, जो हम करते हैं। तो क्या करा, एक्सपायरेटरी ईयर फ्लो टू मोबिलाइज ब्रोंक्यूल सीक्रेशन। और क्या, ये तो सर हम पहली बात कर चुके हैं कि इट इज अ सेल्फ ड्रेनेज मेथड, खुद से ही, डेट कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली बाय पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन। अगेन ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे जो मैं बोलते जाता हूँ उनको दिमाग में बैठा के रखोगे। सिटिंग पोजीशन, ये जो है टेक्निक, ये सिटिंग पोजीशन में ही होती है, यानी पेशेंट को आपका सिटिंग में इस कंडीशन में होना चाहिए कि वो लेटा हुआ तो आप उसे नहीं परफॉर्म करा सकते, पेशेंट सिटिंग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने जो अभी आपको बताया वो क्या बताया, कि अभी तो मैंने कोई आपको ऐसा नहीं बताया, ये टेक्निक तो बहुत खतरनाक है। अभी तो मैंने जो आपको बता रहा हूँ वो तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि सांस छोड़ने वाले, जो हम एकदम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं। कभी अब आपको कफ हुआ हो जुकाम में, तो कभी फील हुआ है कि कफ गले में अड़कने लग जाता है, तो आप सांस नहीं छोड़ पा, सांस लेते हो उसमें भी तकलीफ है, फिर छोड़ने में भी आती है, तो आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे करने लग जाते हो। क्यों, क्योंकि आप एक जो ईयर है वो एक फोर्स के साथ बाहर निकल रही है, और वो अपने फोर्स के साथ जो सिक्रेशंस है उसको पकड़ के बाहर ले आती है। क्यों, क्योंकि रास्ता तो यही है ना, रास्ता तो यही है। अब जो इसमें अब ये आ रही ईयर, अब ईयर के लिए तो ये पूरा रास्ता था, मगर बीच में क्या आ गए, सिक्रेशंस आ गए। तो जब ये आप फोर्स के साथ ईयर निकालोगे तो सीधी बात है ईयर इस सिक्रेशन से टकराएगी, और जब ईयर और टकराएगी तो ये अनस्टिक हो जाएगी अपने जिससे अटैच थी, और उसके साथ ही अटैच होकर बाहर आ जाएगी। अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल मैंने बता दिया। अभी आपकी जब इसको समझोगे तब समझ आएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी जान निकल जाएगी, ठीक है ना। एक एक फेस को समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को। तो अभी बहुत बेसिक चल रहा है, अभी मैं आपको बस इसको रिलेट करा रहा हूँ, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, किस प्रिंसिपल पे, बहुत सिंपल प्रिंसिपल पे काम करती है कि इसमें पेशेंट को, जब पेशेंट डिफरेंट, इसमें 3 फेज आएंगे, और हर फेज में पेशेंट को खुद से सिक्रेशंस फील होते हैं कि उसके सिक्रेशंस बाहर आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं, पेशेंट को खुद फील होता है। आपको भी अगर कभी सिक्रेशंस बाहर आए होंगे तो आपको भी फील हुआ होगा, अगर कोविड के बाद ऐसा फील आया तो उसके जब सिक्रेशंस बाहर आते हैं तो उसको ऐसा खुद आवाज सुनाई देती है। अच्छा, आवाज क्यों सुनाई देती है, क्योंकि सीधी सी बात है, एक पाइप के जैसी है ब्रोंकाई आपकी जिसमें एयर जा रही है। अब सीधी सी बात है, अब उसमें अब नॉर्मली तो ये थी, मगर एब नॉर्मली अगर ब्रोंकाई आगे इससे मतलब क्या, ईयर उससे कोलाइड कर रही है, टकरा रही है। अगर अब आप, सीधी सी बात है, हवा किसी चीज से टकराएगी तो आवाज तो प्रोड्यूस करेगी, तो वो ही कोलाइड हमको सुनाई देती है। हम भी जब स्टेटोस्कोप से लंग्स के अंदर जब ब्रोंस्टिक, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज या रेस्ट्रिक्टिव डिसीज, हम कैसे पता करते हैं, वैसे ही तो पता करते हैं। हमने लंग्स में लगाई, हमने उससे बोली सांस लो, हमने देखा कि सांस लेते टाइम हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी, तो हमने बोला नॉर्मल है। हमने छोड़ो, तो ब्रीथ के टाइम पे हमें आवाज आई, कैसी आवाज आई, कि कोई ड्रॉन्ग का है साउंड, क्या नॉर्मल कोलिजन हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि अरे सांस छोड़ते टाइम इसको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ईयर इसकी क्या कर रही है, टकरा रही है, ईयर रुक रही है बीच में। तो वो ईयर की पेशेंट को भी साउंड सुनाई देता है ईयर का अपना, उसी टेक्निक के साथ उसको फील होता है कि अच्छा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट 3 फेज आएंगे, आपको पता चलेगा कि क्या, कि उसको समझ आता है कि पहले फेज में जो उसके टर्शरी ब्रोंकाई है वहां से सिक्रेशन कहाँ आते हैं, सेकेंडरी में, तो उसको समझ आएगा कि अच्छा उसको जो आवाज है उसकी वो थोड़ी सी लाइट रहेगी। फिर सेकेंडरी से प्राइमरी में आएंगे, फिर प्राइमरी से बाहर होंगे, तो 3 फेज में ये काम होगा, और तीनों में पेशेंट को खुद अब महसूस होता है कि उसके सिक्रेशन ऊपर आ रहे हैं, और आवाज उतनी ही लाउड होती जा रही है, क्योंकि जितने सिक्रेशन ऊपर आएंगे तो आवाज थोड़ी सी लाउड होती जाएगी, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व हियरिंग एंड फीलिंग
सीक्रेशन एज यू ब्रीथ आउट, ठीक है ना। अब जैसे ही ब्रीथ आउट करोगे, और एक बहुत इसमें सबसे बड़ी फिलोसफी ये है कि जैसे ही सीक्रेशंस बाहर आते हैं, जब सबसे मान के चलो अगर सीक्रेशन थे टर्शियरी ब्रोंकाइटिस, तो पहला जो फेज होता है वो उसको सेकेंडरी पे लेके आएगा, दूसरा फेज, पहला फेज टर्शियरी से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से प्राइमरी, और थर्ड वन प्राइमरी से इसको बाहर आउट करेगा सराउंड में। लेकिन आप जब अगर टर्शरी से भी सेकेंडरी में लेके आओगे ना, तो आपको एकदम का अनईजी फील होगा, आपका मन होगा कि कफ करके इसको बाहर निकाल दूं। तो उस टाइम पे पेशेंट को यही समझाते कि नहीं, इस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म पूरा करो, कितना भी कफ करने का मन करे कफ नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आपने टर्शरी से सेकेंडरी में कफ कर दी तो एकदम मिनिमल अमाउंट का कफ निकलेगा, और सारा कफ फिर वापस चला जाएगा, सारा सीक्रेशन फिर अंदर वापस चला जाएगा। हमें पहले पूरा सीक्रेशन ऊपर प्राइमरी तक लेके आना है, जिससे हम उसको पूरा एक साथ बाहर निकाल सकें। तो इसमें बहुत उसको ऐसा डिजायर होगा कि कफ कर दें, तो यही हमें सिखाना है। इसलिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज टेक्निक का यही होता है कि ये टेक्निक आप बच्चों में यूज नहीं कर सकते, ये टेक्निक आप अनकॉर्पोरेटिव पेशेंट पे यूज नहीं कर सकते, ये टेक्निक आप ऐसे लोगों पे नहीं कर सकते जो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए फुल कॉन्शियस, फुल समझदार सब कुछ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आपकी बात मानने वाला, क्योंकि जब इसके स्टेप्स पढ़ोगे तो आप खुद बोलोगे कि सर जब हम इसको हम परफॉर्म करेंगे तो हम ही अच्छे से कर पाएंगे, पहली बार में पेशेंट कैसे कर लेगा। एग्जाम में लिखना बहुत आसान है, जब इंटर्नशिप करोगे, जब एक टेक्निक कराओगे ना, तो पेशेंट को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं। आप उसे सब करके दिखा देना फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीजों को समझाने में, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, आपको लगता है कितना तो सिंपल है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता ना, उसको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल हिंदी भाषा में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से अगर मैं भी करता हूँ तो किस तरीके से पेशेंट्स को बोलना रहता है हमें। तो क्या बोला कि कंट्रोलिंग द डिजायर टू कफ, हमें कंट्रोल करना है उस डिजायर को कि कफ अंटिल सीक्रेशंस आर हाई अप, जब तक पूरे सीक्रेशन ऊपर ना आ जाएं। और क्यों? क्यों सर? क्योंकि उस टाइम पे आपको मिनिमल कफ करना पड़ेगा, सारे सिक्रेशन ऊपर, थोड़ा सा कफ करके सारे पूरे के पूरे सिक्रेशन बाहर। अगर वो नीचे है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर ऊपर से तब भी 100% सिक्रेशन बाहर नहीं निकलेगा। तो जब तक हमारी पूरी टेक्निक कंप्लीट ना हो जाए, यानी टेक्निक कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि सारे सिक्रेशन पूरे ऊपर हाई अप हो गए, तो आप उसके साथ एक कफिंग करके पूरे सिक्रेशन को बाहर निकाल पाओगे। कैसे? मेथड ऑफ परफॉर्मिंग क्या है? ये बिल्कुल अभी बहुत सिंपल टेक्निक है, तीन उसमें होती है। जब उन तीनों को मैं अंदर की तरफ एक एक उनकी करके परतें हटाऊंगा तब बहुत टफ लगेगा, अभी तो बहुत सिंपल है। अभी तो कैसे काम करती है? सबसे पहले एक चीज याद रखना, ब्रीथिंग कंट्रोल। ये हर टेक्निक में आप ब्रीथिंग कंट्रोल पढ़ोगे, ये जो ब्रीथिंग कंट्रोल वर्ड है ना, ये हर टेक्निक में पहले पढ़ोगे। क्या होता है ब्रीथिंग कंट्रोल? एक नॉर्मल, काम, रिलैक्स ब्रीथिंग। कभी भी याद रखो, किसी भी पेशेंट के पास जाके ये नहीं होता कि टेक्निक शुरू कर दो अपनी, उसको नहीं समझ आएगा, क्या पता वो किस पोजीशन में था, रेस्टलेसनेस था, क्या सोच रहा था, उसकी उस टाइम पर साइकोलॉजी क्या थी, क्या था, नहीं पता ना, क्या था हमको पता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले होती है ब्रीथिंग कंट्रोल। पेशेंट को जाके बोला जाता है कि नॉर्मली वो कुछ भी कर रहा हो, कैसा भी, उसको बोलो धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। ये क्या होता है? नॉर्मली करना। कभी नाम सुना है वल्सलवा मैन्यूवर? नाम सुना है वल्सलवा मैन्यूवर? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है वल्सलवा मैन्यूवर, और आ भी चुका है, बहुत बार आ भी चुका है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप पूछोगे बच्चों से, किसी का आसपास बता ही नहीं पाएंगे व्हाट इज वल्सलवा मैन्यूवर। क्या होता है वल्सलवा मैन्यूवर? इट्स अ टेक्निक। जब भी आप किसी भी पेशेंट को क्या करा रहे हो, सपोज करो आप आईसीयू में गए या कहीं भी गए, आपने किसी को एक्सरसाइज कराई, ठीक है ना, पेशेंट को, और अचानक उसकी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गई, बीपी उसकी रेस कर गई, तो क्या करोगे? क्या करोगे? उसको बोल दोगे कि आराम से, यही तो बोलोगे रिलैक्स रिलैक्स, उससे क्या होगा? ब्रीथिंग कंट्रोल होगी? नहीं। उसको उससे रिलैक्स बोलने से क्या हो जाएगा? पल्स रेट उतर जाएगी? नहीं। फिर क्या करोगे? आपकी वजह से एकदम उसे टैकीकार्डिया हो गया तो कौन जिम्मेदार है? तो व्हाट इज वल्सलवा मैन्यूवर? वल्सलवा मैन्यूवर एक टेक्निक है। मैंने बोला ना वल्सलवा मैन्यूवर है क्या? वल्सलवा मैन्यूवर क्या होता है कि जब भी, बहुत सिंपल चीज है कि आप, ये तो वल्सलवा एक सिंपल टेक्निक होती है, आपने कभी रियलाइज करा है? हमको क्या बोलते हैं, हम योगा करते हैं कुछ भी करते हैं तो हमको बोलते हैं नाक से सांस लो, गहरी सांस लो, एकदम डीप ब्रीथ, उसको थोड़ी देर रोक के रखो, है ना, और फिर वो धीरे धीरे उसको मुंह से छोड़ो, करते हैं ना, क्या होता है ये? इसी को वल्सलवा मैन्यूवर बोला जाता है। कब?
कब बोला जाता है वल्सल्वा मैन्यूवर? उसको वल्सल्वा मैन्यूवर जब बोला जाता है जब धीरे धीरे मुंह से छोड़ो, जब एक्सरसाइज के बाद परफॉर्म कराते हैं। उसमें धीरे धीरे सांस ली जाती है नाक से, पूरा डीप 1 सेकंड का होल्ड करके धीरे धीरे छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। आपने कभी भी रियलाइज करा होगा, आप जितने घबराते हो आप उतनी जल्दी सांस लेते हो। आप कभी भी ऐसी जगह पे जाते हो जो आपके लिए कंप्लीटली फुली रिलैक्स है, आप धीरे सांस लेने लग जाते हो। ये क्या करती है, आपके ब्रेन आपका बॉडी को, हर्ट को कमांड भेजता है कि ब्लड को पंप धीरे करो, आपके बॉडी में ब्लड रश की जरूरत नहीं है। आप जब भी घबराते हो क्या होता है, बॉडी को ब्लड रश की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है कि कहीं कहीं भागने की जरूरत तो नहीं है। फियर फाइट फ्लाइट, सुना है? फियर फाइट फ्लाइट, डर लगना, लड़ाई करना और भागना, इन तीनों सिचुएशन में बॉडी में हैवी तरीके से एड्रेनलिन रश होता है। जब भी ये तीनों सिचुएशन हो तो हमें कुछ भी एक्सरसाइज करी, डरे हम, कुछ भी हुआ तो हमारी तुरंत बॉडी क्या करती है, हैवी ब्लड पंप करने लग जाती है। तो और ज्यादा उसका अगर मान के चलो उसका बढ़ा हुआ है बीपी, या फिर नहीं भी बढ़ा तो आपकी वजह से बढ़ जाएगा। तो कुछ भी एक्सरसाइज कराने के बाद उसको वल्सल्वा मैन्यूवर कराओ। अगर आपको लग रहा है उसका बढ़ रही है, उसको बोलो नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। ये कुछ नहीं करता। टेक्निक जरूर वल्सल्वा मैन्यूवर है, लेकिन क्या है, वही टेक्निक है जो अपने यहाँ चलती आ रही है, योगा में करते हैं सब। वो ब्रेन को साइकोलॉजिकल कमांड भेजा। ये टेक्निक ने क्या करा, आपने धीरे धीरे सांस ली तो आपने बॉडी को बेवकूफ बनाया कि अब धीरे धीरे सांस लेने का मतलब क्या है कि बॉडी को तो बस यही पता होता है कि ब्रीथ पर बॉडी वर्क करती है। हमेशा याद रखना, आपको लगता है आपकी ब्रीथ पर आपकी बॉडी वर्क करती है, कभी भी नोटिस करना। रोगे तुरंत सांसें तेज हो जाएंगी, सब कुछ इस वजह से। आपकी, आपको ऐसा लगता है आपकी ब्रीथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। बॉडी एक्सप्रेशन का, बॉडी इमोशन का सांस लेना सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। तो जितना आप रिलैक्स होते हो उतना ही आप एकदम जेंटल ब्रीथ करते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या करता है, इसने एक साइकोलॉजिकल कमांड भेजा, साइकोलॉजिकल ने ब्रेन को भेजा, ब्रेन देन कमांड किसको भेजा, हार्ट को, कि धीरे धीरे ब्लड पंप करो। कुछ वैसी बात नहीं है। तो हमने क्या एक साइकोलॉजिकल प्लेइंग करी, उसे वल्सल्वा मैन्यूवर कहा जाता है। तो अगर ब्रीथिंग कंट्रोल क्या करना है हमें, यही ब्रीथिंग कंट्रोल में हमें उसे क्या सिखाना है कि स्लो डीप ब्रीथ लो। अब इसमें जो ब्रीथिंग, पहले तो नॉर्मल सांस लेने के बाद अब इसमें तरीका बदल जाएगा थोड़ा। वल्सल्वा मैन्यूवर में तो धीरे धीरे ना मुंह से छोड़ दी, लेकिन ये टेक्निक अलग है। ये तो अलग टेक्निक है ना, ये तो ऑटोजेनिक ड्रेनेज वाली टेक्निक है। तो उसमें तो हम थोड़ा सा जो हमारा एक एक्सपायरेशन का जो रहेगा, जब सांस छोड़ते तो उसमें थोड़ा सा जल्दी, मतलब खुद के द्वारा धीरे धीरे नहीं, थोड़ा सा जल्दी छोड़ी जाएगी। ठीक है, बस इतना ही रहता है। तो टेक अ वेरी स्लो डीप ब्रेथ इन थ्रू योर नोज टू योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, जितना आप सांस ले सकते हो, यानी टोटल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। देखो अब आज आपका यही होमवर्क है, सारे के सारी कैपेसिटीज याद करके लानी है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल डेफिनेशन याद करनी है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, टोटल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, टोटल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या क्या है, सब याद होने चाहिए क्या होते हैं, सबकी वैल्यू क्या है, एडल्ट में कितनी एक एवरेज वैल्यू होती है, याद होना चाहिए। ठीक है ना? नहीं है, आज नोटबुक निकालो, उसमें एक जगह लिखो और याद करो। ठीक है? तो हम जो पूरी सांस लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, टोटल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। उसमें कौन कौन सी चीज होती है, तो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, कितनी वैल्यू होती है 500 ml, प्लस उसमें क्या होता है टोटल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, और क्या जुड़ गया इसमें, जुड़ गया आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो आपने, जैसे आपने सांस ली 500 ml, फिर आप उसके बाद और डीप ब्रीथ करते हैं, जैसे कैसे, मैंने नॉर्मली एक सांस ली, क्या हो गया ये, क्यों नहीं हो रहा, चलो इंस्पिरेटरी रिजर्व, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखो, एक मैंने टाइडल वॉल्यूम की सांस ली कि 500 ml, फिर मैंने क्या करा, टाइडल वॉल्यूम क्या था, अपन डीप लेते ना। अभी नॉर्मली मैं सांस कितनी लेता हूँ, 500 ml लेता हूँ, 500 ml छोड़ता हूँ। लेकिन अगर इसमें क्या करना, आपको डीप लेते हैं, यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होती है मेरी टोटल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेरा कितना होता है, लगभग 3.3 लीटर, और ये होता है 0.5 लीटर। क्या कितना होता है टाइडल वॉल्यूम, यानी 500 ml। तो टोटल कितना हो गया मेरा, लगभग 3.8, 3.8 होती है मेरी टोटल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, है ना, लगभग एडल्ट में। तो ये सब याद रखना। तो हमें पूरा ऐसा डीप क्या लेनी है, ब्रीथ इन करनी है। यही टेक्निक, अभी ये मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा इनको करनी कैसे। ये तो बस ऐसा बता रहा हूँ कि करनी है, लेकिन कैसे करनी है वो आगे पढ़ेंगे। फिर क्या करना है, जैसे पूरी सांस ले ली, फिर सांस 2-3 सेकंड तक रोक के रखो, पॉज एट द एंड ऑफ फुल ब्रीथ।
इन सब के फायदे क्या है मैं आगे बताऊंगा, सब है ना, अपनी चैप्टर में भी सब आएगा, तो समझ सोचना कि सब ऐसे ही जगह कैसे। अभी जब फेजेस आएंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से एक एक चीज समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ एक वो बता रहा हूँ आपको आइडिया। तो क्या करा हमने, पूरी हमने तो उसको सांस ली, ठीक है, पूरी गहरी, हिंदी में एकदम हिंदी में चलते हैं, गहरी में सांस लेने के बाद क्या करा, उसको 3-4 सेकंड सांस को रोक के रखा। उससे रोकने से होता क्या है, कभी दिमाग लगा है सांस रोकने से क्या होता है, क्योंकि इजिली जो आपने एयर अंदर लिए वो प्रॉपर लंग्स में फैल जाए, लंग्स में फैल जाए। जिनके कोविड में थे, जिनके लंग्स काम नहीं करते थे, जिनके नीचे के लंग्स में कॉन्संट्रेशन हो जाता था, एयर नहीं पहुंचती थी, तो उनको क्या बोलते थे, सांस लेके रोक के रखो, जिससे क्या है, अंदर एयर पहुंचे, पूरे पार्ट्स में पहुंचे प्रेशर के साथ, एकदम नहीं छोड़ो। ठीक है, तो माउथ स्लाइटली, फिर उसके बाद जब 2-3 सेकंड का पोज लेने के बाद फिर क्या करना है, माउथ को स्लाइटली ओपन करना है ना, स्लाइड को, लेकिन अभी सांस नहीं छोड़नी, 3-4 सेकंड के लिए काउंट करो, फिर उसके बाद क्या करो, ब्रीथ आउट कर दो। लेकिन पेशेंट की पोजीशन कौन सी होगी, हम बात कर चुके हैं, ये हमेशा सिटिंग पोजीशन में ही कराई जाएगी। तो ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ, दिस इज शुड बी एक्टिव, यानी जब हमें सांस छोड़नी है, देखो हमेशा आप जानते हो इंस्पायरेटरी हमेशा एक्टिव प्रोसेस होती है, मगर एक्सपायरेशन पैसिव होता है। आप सांस लेते खुद खुद से हो, लेकिन छोड़ना नहीं पड़ता, छोड़ अपने आप हो जाती है, कभी देखा है, सांस लो छोड़ खुद से देते हो। मगर इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको एक्सपायरेशन भी एक्टिव करना है, यानी खुद की पावर लगा के सांस छोड़नी है, तभी तो सिक्रेशन बाहर निकलेंगे। इसलिए तो डेफिनेशन में अपन ने पहली शब्द ये पढ़ा था कि ये कौन सी टेक्निक पे काम करता है, एक्सपिरेटरी एयर फ्लो टेक्निक पर। तो उसमें जो सांस छोड़ना है उसमें हमें पावर लगानी पड़ेगी, तभी वो सिक्रेशंस बाहर आएंगे। और आप हमेशा जानते हो कि जब भी सांस ली जाती है तो हमारा टमी कैसा होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। क्यों, मैं पेशेंट को किस लैंग्वेज में समझाता हूँ, इसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग बोलते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो डायफ्राम है वो डोम शेप का होता है, इस तरीके से। जब आप सांस लेते हो तो सांस जैसे ही अंदर गई तो लंग्स डायफ्राम को नीचे की तरफ ढकेलते हैं, और डायफ्राम कैसा होता है, फ्लैट, जिसकी वजह से उसके नीचे जितना जो टमी एरिया होता है वो